चल बच्चा लोग अपने ऑडिट पढ़ रहे थे, राइट। ऑडिट में अपने क्या देख रहे थे कि अपने सीखे थे ऑडिट कौन करता है बताओ तो, ऑडिटर। ऑडिटर क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिटर क्या देता है, ओपिनियन देता है। जो वो ओपिनियन देता है वो कैसे देता है, ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू। ऑडिट ओपिनियन किस पे बेस्ड रहता है बताओ, ऑडिट एविडेंस पे। और वो ऑडिट एविडेंस क्या लगा के कलेक्ट करता है, ऑडिट प्रोसीजर। ऑडिट प्रोसीजर लगा के किससे कलेक्ट कर सकता है, दो तरह से, एक होता है सब्सटैंशियल और एक होता है कंप्लायंस प्रोसीजर। डन है क्या। और फिर हम लोग सीखे थे ऑडिट रिपोर्ट कितना तरह का होता है बताओ, 4 तरह का ऑडिट रिपोर्ट होता है, यस और नो। अब ये 4 तरह का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है उसमें से नंबर 1 क्या आता है बोलो, क्लियर रिपोर्ट। नंबर 2 क्या आता है बोलो, क्वालिफाइड रिपोर्ट। नंबर 3 क्या आता है, एडवर्स रिपोर्ट। और नंबर 4 क्या आता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट। ठीक है। फिर आप सीखे थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अब 3 तरह का ऑडिटर होता है, एक होता है फर्स्ट ऑडिटर, एक होता है सब्सिक्वेंट ऑडिटर और एक होता है कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अपॉइंट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है 30 दिन में। अगर वो नहीं कर पाया देन शेयर होल्डर करता है 90 दिन में। अगर 90 दिन में भी वो नहीं कर पाया तो जो रीजनल डायरेक्टर है वो अपॉइंट करता है विद इन रीजनेबल टाइम। वो लोग ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। फिर फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है, सीएजी अपॉइंट करता है। कितना दिन में बताओ, 60 डेज में। अगर वो नहीं कर पाया तो 30 दिन में करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर नहीं कर पाया तो शेयर होल्डर करेगा 60 डेज में, और वो भी ऑफिस होल्ड करेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। फिर हम लोग सीखे थे अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। वो हमेशा अपॉइंट होता है बाय शेयर होल्डर बाय पासिंग क्या बोलो, ओआर इन जीएम। और वो लोग होल्ड ऑफिस करता है टिल द कंक्लूजन ऑफ एवरी 6th एजीएम। डन है। फिर आप पढ़े थे क्या बताइए, अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी करने वाला कौन होना चाहिए, सीएजी होना चाहिए फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर विद इन 180 डेज, और वो होल्ड करेगा टिल द ऑफिस ऑफ एजीएम। Am I clear with this? फिर आप कैजुअल वैकेंसी पढ़े थे एंड सो ऑन वी हैव प्रोसीडेड विद इट। ठीक है। तो अपना 2 सेक्शन हुआ था, एक हुआ था सेक्शन 139 विच डील्स विद व्हाट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। और फिर क्या पढ़े थे, सेक्शन 140 विच डील्स विद व्हाट, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेक्शन 141। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद व्हाट बोलो, सेक्शन 141 विच डील्स विद व्हाट, qualification and disqualification of auditor, which deals with what बोलो, qualification and disqualification with auditor। कि what are the qualification and disqualification of auditor। एक कंपनी में ऑडिटर को अपॉइंट करना है, एक कंपनी में क्या करना है बोलो, ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो उसका अपॉइंटमेंट के लिए ऑडिटर का कुछ क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन अपने चेक करेंगे। उसके अपॉइंटमेंट के लिए अपने क्या चेक करेंगे बोलो, कुछ क्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑडिटर, और कुछ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। इसका सेक्शन कौन सा बताइए, सेक्शन 141 विच डील्स विद क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। अब मैं बात करूं आपसे कि कौन ऑडिटर हो सकता है कंपनी का, ये तो हम लोग लास्ट क्लास ही डिस्कस किए थे कि एक्चुअल में कौन ऑडिटर हो सकता है, जो कि एक इंडिविजुअल हो या फिर एक फर्म या फिर एक इंडियन एलएलपी, यही लोग फॉर्म ऑफ ऑडिटर बन सकता है। अब सेक्शन 141 का 2 हिस्सा है, एक बात करता है क्वालिफिकेशन का और एक बात करता है डिसक्वालिफिकेशन का। क्वालिफिकेशन मतलब कौन ऑडिटर बन सकता है, तो आंसर आपका होना चाहिए ऑडिटर, जो ऑडिटर बनेगा, जो ऑडिटर बनेगा, जो इंसान ऑडिटर बनेगा वो होना चाहिए एक ऐसा पर्सन जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है। क्या होना चाहिए बोलो, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर कौन बनेगा, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर एक इंडिविजुअल ऑडिटर बन रहा है तो दैट इंडिविजुअल ऑडिटर मस्ट बी व्हाट, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट अगर एक फर्म बन रहा है, फर्म में मतलब एक इंडिविजुअल के एक से ज्यादा लोग रहते हैं, बताओ, एक से ज्यादा लोग रहते हैं। जब एक से ज्यादा लोग मिलके एक फर्म खोल रहे हैं तो उस फर्म को ऑडिटर आप तभी बनाएंगे अगर मेजॉरिटी ऑफ द फर्म मेंबर, जो फर्म है उसके मेजॉरिटी ऑफ लोग प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए। आप मान लो कि 10 मेंबर है, कितने मेंबर है बताओ, 10 मेंबर है। फर्म में कितने मेंबर है, 10 मेंबर। उस 10 में से मेजॉरिटी कितना होता है, 6 और 4, 6 लोग होने चाहिए सीए, तभी वो फर्म ऑडिटर बन सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। एम आई क्लियर विद दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू।
ये देखिए, पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी. पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ओनली इफ he is a qualified chartered accountant. He must be what? A qualified chartered accountant. Number 2, firm can be appointed as an auditor. फर्म को भी हम लोग ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. फर्म को भी हम लोग ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं ओनली जब उसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया. अगर मेजॉरिटी लोग कहां प्रैक्टिस कर रहे हैं? इन इंडिया कर रहे हैं, और वो लोग क्वालिफाइड है बनने के लिए, क्या बोलो? ऑडिटर. यहां पे क्वालिफाइड का मतलब प्रैक्टिसिंग सीए होना चाहिए. बोलने का मतलब है अगर फर्म में 10 मेंबर है, 10 पार्टनर है, 10 में से 6 जन प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए और 10 में से 6 जन प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. फर्म मतलब क्या हो सकता है? हम लोग ऐसा भी तो फर्म खोल सकते हैं ना जिसमें टोटल में 12 लोग हैं, 5 सीए है, 4 सीएमए है, समझ आ रहा है, और 3 एडवोकेट है. ये फर्म खोला जा सकता है क्या? द आंसर इज यस, खोला जा सकता है. तो क्या ये फर्म ऑडिट कर सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज मेजॉरिटी सीए नहीं है. एम आई क्लियर विद दिस? देयर मस्ट बी मेजॉरिटी व्हाट? अ सीए. क्लियर है? तो क्वालिफिकेशन 2 ही है. ऑडिटर कौन कौन बन सकता है बताओ तो तुम लोग. कौन कौन ऑडिटर बन सकता है बोलो? हु कैन बी एन ऑडिटर? आइदर एन इंडिविजुअल, फर्म, या फिर इंडियन एलएलपी. आइदर एक इंडिविजुअल, फर्म या फिर इंडियन एलएलपी ही क्या बन सकता है? ऑडिटर बन सकता है. एम आई क्लियर विद दिस? क्या बन सकता है बोलो? ऑडिटर बन सकता है. अब क्वालिफिकेशन क्या है? इफ इंडिविजुअल वांट्स टू बिकम एन ऑडिटर ही मस्ट बी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. यहां पे क्वालिफाइड का मतलब क्या बोलो? यहां पे क्वालिफाइड का मतलब क्या है? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. खाली सीए होने से नहीं चलेगा. यू मस्ट बी व्हाट? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. और साथ साथ अगर आप एक फर्म को ऑडिटर बना रहे हैं तो वो फर्म का ऑडिटर जो बन रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर आर व्हाट? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. मेजॉरिटी क्या होना चाहिए? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. और प्रैक्टिस कहां कर रहे हो बोलो? इन इंडिया. एम आई क्लियर विद दिस? ओके. नाउ फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल. हेलो हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून. हाँ ठीक है, मैं वीडियो भेज देता. डीटी दे दिए विशाल को टेलीग्राम, कल ही रात दे दिए. हाँ हाँ कोई बात नहीं. हाँ. फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल. फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल. फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी. यानी कि बेटा ये सब का सब क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन, कि आप ऑडिटर नहीं बन सकते. कि कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता ये आपको याद रखना पड़ेगा. चीनी लगा के एकदम चाट जाना है. ठीक है? कि कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता. कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता. तो कौन ऑडिटर नहीं बन सकता? एक बॉडी कॉर्पोरेट. बॉडी कॉर्पोरेट के पास लिखो एक्सेप्ट एलएलपी. एलएलपी तो बन ही सकता है. बॉडी कॉर्पोरेट क्या एक कंपनी का ऑडिट कर सकता है? द आंसर इज नो. What does body corporate means? Body corporate means any body which has 5 essential features, whether it is incorporated in India or outside India. What are the 5 features? Number 1, it is a separate legal entity having perpetual succession, also having limited liabilities, having common seals. तो ये सारा फीचर किसका है? बॉडी कॉर्पोरेट का है. तो क्या एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट कर सकता है? द आंसर इज नो. सिर्फ एक ही बॉडी कॉर्पोरेट कर सकता है, दैट इज एलएलपी, बिकॉज एलएलपी इज ऑल्सो नोन एज बॉडी कॉर्पोरेट. तो कौन कौन डिस्क्वालिफाइड ऑडिटर बनने के लिए बच्चा लोग? नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी. बॉडी कॉर्पोरेट भैया ऑडिट नहीं कर सकता. बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता. एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? एक सेकेंड बेटा सुनो, जो अभी थोड़ा देर पहले आया गलती से.
सरकास्म एक नाम का चीज होता है जो तुम नहीं समझता है। अब मेरा बात सुनो ध्यान से, बाद में चुगली कर, सुनो ध्यान से। हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 141 जो डील करता है क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑडिटर। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कौन कौन सा इंसान नॉट एलिजिबल, कौन कौन सा इंसान बोलो नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी। कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। आप ऑडिटर नहीं बन सकते कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में, डन है क्या। तो कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। नंबर 1, एक बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता एक्सेप्ट एलएलपी, यानी कि एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है फिर भी बन सकता है। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, जिसका कितना एसेंशियल फीचर हो बोलो, 5 एसेंशियल फीचर्स। सेपरेट लीगल एंटिटी हो, परपेचुअल सक्सेशन हो, कॉमन सील हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो एंड आपका लिमिटेड लाइबिलिटी हो। अगर आपका ये फीचर है तो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाओगे और आप कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकते। क्या एक कंपनी का ऑडिट करने कंपनी आ सकता है क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज दे आर डिसक्वालिफाइड अंडर सेक्शन कौन सा बोलो 141। So we have started with section 141 which deals with qualification and disqualification of what, auditor. So we are here, we are studying what, disqualification of auditor. तो कौन कौन ऑडिटर नहीं बन सकता। नंबर 1 बोल, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता, बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकता। नंबर 2, एक ऑफिसर और इंप्लॉय ऑफ व्हाट, कंपनी। बोलने का मतलब है, ध्यान से देख एकदम, एक कंपनी है जिसका नाम क्या बोलो, एसआरके लिमिटेड। जिसका नाम क्या बोलो, एसआरके लिमिटेड। ये कंपनी का शाहरुख खान जो है वो क्या है, डायरेक्टर है, ठीक है। और इसमें इमोशनल नहीं होना बेटा, जो अपना सैलमोन भाई है वो इसका, अबे तुम लोग कुछ नहीं समझता है, तुम क्या बोले, बच्चा ये छोड़ो, गाली भी नहीं देता, ठीक है। और सैलमोन क्या बोलो ना, एम्प्लॉय है। तो हमको इस कंपनी का ऑडिट करना है, हमको इस कंपनी का क्या करना है, ऑडिट करना है। हमको इस कंपनी का क्या करना है, ऑडिट। तो एसआरके जो है ना वो गलती से सीए है, क्या बोलो, सीए, प्रैक्टिकली नहीं, इमोशनली यहां पे सिर्फ, ठीक है। तो क्या ये एसआरके खुद अपने कंपनी को ऑडिट कर सकता है? द आंसर इज नो, बिकॉज ये लिखा हुआ है कि कंपनी का ऑफिसर या फिर कंपनी का खुद का इंप्लॉय डिसक्वालिफाइड है टू बिकम अ ऑडिटर। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक सेक्शन 141 है, जो ये बताता है कौन ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड है और कौन ऑडिटर बनने के लिए डिसक्वालिफाइड है। तो ऑडिटर बनने के लिए कौन क्वालिफाइड है? ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड वो व्यक्ति है जो एक प्रैक्टिसिंग सीए है, ठीक है। और डिसक्वालिफाइड कौन है? नंबर 1 भैया, बॉडी कॉर्पोरेट। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP. Number 2, an officer or employee of the company. An officer or the employee of the company. Guys, according to section 141, certain person are disqualified to become an auditor. Number 1, body corporate except LLP. Number 2, officer or employee of the company. Officer or employee of the company. Done है. Number 3, एक ऐसा व्यक्ति को भी ऑडिटर नहीं बनाएंगे जो आइदर पार्टनर है, जो क्या बोलो, पार्टनर है। पार्टनर किसका है? उस ऑफिसर का या एम्प्लॉय का। पार्टनर किसका बोलो, ऑफिसर का या एम्प्लॉय का। अच्छा बच्चा लोग सुनो, यहां पे एसआरके लिमिटेड का डायरेक्टर कौन है और एसआरके लिमिटेड के एम्प्लॉय कौन है? डन है। अब इसमें फीलिंग वीलिंग कुछ नहीं लेना है, ठीक है। कौन बोला ये, किसको फीलिंग चढ़ा है बॉडी में? हाँ भाई, तो फीलिंग लेने आया है इधर, अब फिर लड़का के साथ बैठ के लेगा। कौन बोला, कौन तुम लोग दोनों में? सही है, सही जगह बैठा।
इधर आ, हमको लगता है तुम लोग एसी चलाया नहीं है। कूल मोड देखो उसका, मोड देखो, मोड में गड़बड़ होगा, कूलिंग मोड नहीं होगा। मोड 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 कूल मोड लिखा हुआ है, हमको नहीं लगता एसी चल रहा है। दो मेरी जाने माने मेरे हाथ से ही चलेगी, दे दो। नहीं चल रहा, 110% श्योर। थोड़ा सा तकलीफ कर ले, उम्र हो रहा है मेरा। ठीक है दे। साला क्या फेंका है तू? पूरा दुनिया बोल दिया तुम भाई। क्या क्या सिस्टम ऑन कर दिया। चलना ही बंद हो गया। फैन वैन सब ऑफ कर दिया इसका। फैन चला रहा है, अच्छा लग रहा होगा, बटन से दबाते बढ़िया लग। एक तो लेम होता है उससे भी ज्यादा लेम, वो तुम लोग बिरादरी का। अब 5 मिनट बाद क्लास स्टार्ट करेंगे भाई, ये ऐसा गर्मी में भट्टी में क्लास। तो बच्चा लोग सुनो, ये कौन है बोलो। अब कैटरीना क्या है ना, पार्टनर है। कैटरीना क्या बोलो, पार्टनर है। किसकी? एसआरके की, या फिर दोनों की एक साथ नहीं है। ध्यान से सुनो, आइदर आप पार्टनर हो किसके, एसआरके के पार्टनर हो, ठीक है, और या फिर आप सलमान के पार्टनर हो। डन है। पॉइंट क्या है कि जो एसआरके है, ही इज व्हाट, एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। डायरेक्टर मीन्स एन ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। एंड व्हाट इज सलमान, एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो लॉ क्या बोल रहा है कि कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है डायरेक्टर बनने के लिए। बोल रहा है नंबर 1 एक बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी डिस्क्वालिफाइड है। नंबर 2 बोल रहा है कंपनी का ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी खुद डिस्क्वालिफाइड है। आपका खुद का कंपनी का आप खुद ऑडिट करेंगे, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। नंबर 2 एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या है, पार्टनर किसका, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। या फिर एक ऐसा इंसान जो एम्प्लॉय है, किसका, ऑफिसर का, या एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का कंपनी के एम्प्लॉय का एम्प्लॉय है। डन है। मान लो कि मेरा कोई एक एम्प्लॉय है। डन है, मेरा कौन है, एक एम्प्लॉय है। अब कंपनी एसआरके लिमिटेड है, सलमान उसका क्या है, एम्प्लॉय है, और सलमान का एक बॉडीगार्ड है, ठीक है, जिसका नाम क्या, कुछ शेरा नाम है ना शायद, ठीक है। ये एम्प्लॉय किसका है, ये एम्प्लॉय किसका है बोलो। तो शेरा इस कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। Am I clear with this? आपको समझना पड़ेगा। देखिए एकदम सिंपल सा लिखा हुआ है, कौन कौन नॉट एलिजिबल है ऑडिटर बनने के लिए। कौन कौन नॉट एलिजिबल है बताइए, कौन कौन। बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, अ पर्सन हु इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड। नंबर 3 अ पर्सन हु इज एन पार्टनर ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, और अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो सच लोग, इतने लोग क्या है, डिस्क्वालिफाइड है टू बिकम एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एम आई क्लियर विद दिस। नंबर ई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना पड़ेगा आपको, अ पर्सन हु यानी कि वो खुद या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसके पार्टनर। यहां पे आप कितना लोग का चेक करेंगे बताइए, कौन कौन, आप खुद, आपके पार्टनर और आपके रिलेटिव। एम आई क्लियर विद दिस। वंस मोर, कितना लोग को चेक करोगे, खुद को, पार्टनर को, रिलेटिव को। क्या चेक करोगे, देखो लिखा हुआ है अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर। क्या है बोलो तो, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। इस लाइन का मतलब जानते हो, आइदर आप या फिर आपका पार्टनर या फिर आपका रिलेटिव कंपनी में शेयर्स होल्ड करता है।
होल्डिंग सिक्योरिटी। कहां पे होल्ड कर रहे बोलो? कैश में। किसमें होल्ड कर रहा है बोलो? कैश में। मैं आपको जो समझा रहा हूं पैनिक मत करो। कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है? नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 2 अ पर्सन हु इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड, नंबर 3 अ पर्सन हु इज अ पार्टनर ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नंबर 4 अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर। नंबर 5 बोलता है अ पर्सन हु or his relative or his partner is holding any security or interest in cash। यहां पे कैश का मतलब क्या है ध्यान से समझो। is holding any security or interest in cash। यहां पे कैश का मतलब क्या है ध्यान से समझो। यहां पे C for what? कंपनी। यहां पे C for क्या है बोलो? कंपनी। A for क्या है? एसोसिएट कंपनी। S फॉर क्या है? सब्सिडरी कंपनी। H फॉर क्या है? होल्डिंग। समझ आया? तो शॉर्ट फॉर्म में क्या हुआ? कैश। समझ आ रहा है? तो अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, वंस मोर गाइस, अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर इज डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ ऑडिटर इफ ही इज होल्डिंग सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन कंपनी और इट्स एसोसिएट्स और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग। गाइस ऑडिट पढ़ने आए हो, ऑडिट यहीं पढ़ के खत्म करो। लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ऑलरेडी मार रखा है इतना सारा सब्जेक्ट, गाली नहीं दे पा रहे हैं तो इतना मार रखा है, जिंदगी ठीक नहीं जाएगा। यहीं पे पढ़ के खत्म करो। ऑब्वियसली ऑडिटर मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस। अगर हम इतना कनेक्शन के साथ ऑडिट करेंगे, आपको तो 1 महीना में प्यार हो जाता है, ठीक है, तो वो कनेक्शन ठीक है, वो कनेक्शन जब इतना स्ट्रांग हो सकती है तो ऑडिटर है 5-5 साल का रिश्ता निभाता है, तो इंडिपेंडेंट होना जरूरी है ना। डन है? आपको मतलब तेरे को नहीं बोले, एज अ होल बोले, इमोशनल नहीं होना। अगर होता है तो ठीक ही है। तो सुनो ध्यान से बच्चा लोग, यहाँ पे क्या लिखा है बताओ तो? आपको ना ये याद करना है, पेपर में आएगा 8 मार्क्स का आ जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, तो पूरा लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ एक सेक्शन पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सर्टेन पर्सन आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP, नंबर 2 an officer or employee of the company, number 3 a person who is a partner of the officer or employee of the company, और नंबर 4 a person who is an employee of the officer or employee of the company। समझ आ रहा है अच्छी तरह से? अब नंबर 4 बोलता है, नंबर 5 बोलता है a person who or his relative or his partner is holding security or interest in company or its associate or its subsidiary or its holding अब एक लाइन और लिखा बेटा, देखो, होल्डिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द कंपनी, ठीक है, और इट्स होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, और एक वर्ड है सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक कंपनी हुआ, इसका होल्डिंग कंपनी हुआ। अब इस होल्डिंग कंपनी का कोई और एक सब्सिडरी है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ए लिमिटेड। एक सेकंड रुक जाओ, आज सब प्रॉब्लम आज ही आ रहा है, एसी फैन रिमोट लाइट वाइट सब कुछ। बच्चा तो आराम से हिलते डुलते आ रहा है, महानीच है ये सब मेरा पॉपुलर वर्ड्स, कुछ हटाना पड़ा मजबूरन, गाली भी था 2 ठो। नया बच्चा आएगा बोलेगा कहाँ आ गए, एक तो गाली भी लिखा था यहाँ पे, दे देंगे तेरे को फोटो खींच के, पढ़ लेना। आज मेट्रो कौन चला रहा था? देखो ध्यान से, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। ध्यान से देखो बच्चा लोग, यही बच्चा लोग देखो, ए लिमिटेड क्या बोलो, बी लिमिटेड,
ये होल्डिंग है और ये अपना कंपनी है, मतलब मेन कंपनी जिसको ऑडिट करने का बात हो रहा है, ठीक है। और इसका Z लिमिटेड करके कंपनी है जो इसका क्या है बोलो, सब्सिडियरी। डन है। इसका C लिमिटेड करके कंपनी है जो इसका क्या है, एसोसिएट है। तो B लिमिटेड के नज़रों से देखो, B लिमिटेड के नज़रों से देखो, उसका होल्डिंग कौन, A लिमिटेड, उसका सब्सिडरी कौन, Z लिमिटेड, उसका एसोसिएट कौन, C लिमिटेड। ऐसा कोई है जो एक्सक्लूसिवली ग्रुप 2 से शुरू किया पढ़ना? नहीं ना, ग्रुप 1 का लॉ याद है ना, ये होल्डिंग सब्सिडी हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है। इफ़ यू वांट आई कैन, बट आई फील आपको पता होना चाहिए ये सब। डन है क्या? तो ये क्लियर हुआ अच्छी तरह से। अब बोल क्या रहा है कि जो इंसान इस कंपनी का ऑडिटर बनेगा, जो इंसान इस कंपनी का ऑडिटर बनेगा, वो इंसान खुद उसकी रिलेटिव, ठीक है, वाइफ बनाए ना बेचारा या फिर उसका पार्टनर, तीनों ही किसी भी तरह से कोई भी सिक्योरिटी ना इधर होल्ड करना चाहिए, ना इधर, ना इस कंपनी का, ना इस कंपनी का, ठीक है। और बोल रहा है सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, यानी कि इस होल्डिंग कंपनी का अगर कोई और सब्सिडरी है उसमें भी वो शेयर होल्ड नहीं कर सकता है। मान लो एक कंपनी है गांजा, तो उस कंपनी में भी आप शेयर होल्ड नहीं करना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? ये लाइन का मतलब यही है, ये लाइन का मतलब ये है, ये देखो, ये लाइन का मतलब ये है, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी, कैश, शॉर्ट फॉर्म कैश था ना, तो C फॉर कंपनी, H फॉर होल्डिंग, S फॉर सब्सिडरी, A फॉर एसोसिएट, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। दोगला लोग को कभी देखे हो जिंदगी में? ये रहा सबसे अपना पर्सनल नहीं इक्विपमेंट देना है, यहां पे दोगलामी देखो किस लेवल का है। पहले बोला कि तुम्हारा रिलेटिव या फिर तुम्हारा पार्टनर होल्ड नहीं कर सकता, फिर अचानक से दौड़ा चढ़ा, बोलता है ठीक है काम करो, रिलेटिव को होल्ड करने दो। प्रोवाइडेड दैट का मतलब एक्सेप्शन, प्रोवाइडेड दैट बोलता है ठीक है रुको, रिलेटिव होल्ड कर सकता है कंपनी में जिसका फेस वैल्यू एक्सीड ना करे कितना से बोलो, 1 लाख रुपीज। रिलेटिव में होल्ड अप टू फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया तक रिलेटिव होल्ड कर सकता है। एमसीक्यू है ये कि रिलेटिव कितना तक होल्ड कर सकता है, 1 लाख तक, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। अगर रिलेटिव उससे भी ज्यादा होल्ड कर रहा है, मान लो 1 लाख से ज्यादा होल्ड कर रहा है, तो उसको 60 दिन का टाइम दो और बोलो कि शेयर छोड़ दे, ठीक है। मान लो अनूप ऑडिटर बनना चाहता है कंपनी में, ठीक है, उसकी बीवी नहीं चाहती कि वो बने क्योंकि ये लोग टाइम स्पेंड नहीं करता है ठीक है, तो उसकी बीवी क्या की, छुपके से मार्केट से शेयर ज्यादा खरीद ली। कितना खरीद ली, 1 लाख से ज्यादा। अब कुछ कला दिखा के उसको 60 दिन के अंदर क्या करना है, डिस्पोज करवाना है। बीवी को मनाना है कि वो 60 दिन के अंदर क्या कर दे, डिस्पोज कर दे। नीच थॉट प्रोसेस से नहीं सोचना है। यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो सिंपल सा मतलब है कि रिलेटिव जो है वो होल्ड कर सकता है 1 लाख तक, लेकिन अगर वो 1 लाख से ज़्यादा भी किया तो 60 दिन का टाइम दे रहा, बोल दो 1 लाख का लिमिट में ले आए। मान लो 4 लाख का शेयर होल्ड कर लिया, हाँ, एक्सीडिंग अमाउंट को हटा के 1 लाख तक ले आए तो तुम ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। तुम लोग को एट द एंड समझा भी दे रहे हो और रटवाना है, मेन लिखना है उधर, ठीक है। वहाँ पे तुम क्या इमोशन लेके लिख रहे हो मैटर नहीं करता, क्योंकि जब तुम लोग लिखना स्टार्ट करता है तुम लोग तोतलाना स्टार्ट करता है कॉपी में, और वाहियात तोतलाता है। बोल, कंपनीज एक्ट का रिलेटिव, आई होप वो सेक्शन 277 में आप पढ़े होंगे। रिलेटिव का मैं एक बार बता देता हूँ आपको, इमोशनल मत होइए। हम तो रिलेटिव में आएंगे खुद का, ठीक है। हम, मेरे नज़रों से समझो, हम, मेरे फादर, मेरी मदर, ठीक है, मेरे फादर, मेरी मदर, मेरी बीवी, स्पाउस, ठीक है। तो वंस मोर, हम, फादर, मदर, स्पाउस, डन है। ब्रदर, बच्चा में डायरेक्ट आ गया बेटा ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर,
सिस्टर, कंट्रोल ही नहीं है तुम लोग को। एक हुआ ब्रदर, एक हुआ क्या सिस्टर, फिर क्या सुनो, ले भाई बना दे बच्चा भी, वो दोनों ही नीचे, तुम भी नीचे कैटे। ए सुनो, यहाँ से फीलिंग भी नहीं आता तुम लोग, ऐसे समझो फादर मदर, ठीक है, फादर मदर स्पाउस, ठीक है, डन है। फिर ब्रदर सिस्टर, ठीक है। अब ब्रदर की वाइफ नहीं आएगी, ठीक है, सिस्टर का हस्बैंड नहीं आएगा रिलेटिव में, कंपनीज एक्ट का ऐसे आएगा जिंदगी में, ठीक है, सिर्फ कंपनीज एक्ट का, जाके उल्टा पुल्टा ज्ञान मत देना, नहीं है तुम लोग आज से, ऐसे रिलेटिव है, ऐसे रिलेटिव है, सिर्फ इस कंपनीज एक्ट में नहीं है, कवरेज नहीं है उसका, ठीक है। अब तुम लोग दोनों हो ही, तो सन होगा या फिर डॉटर, धीरे बेटा धीरे, सन होगा या फिर डॉटर होगा, सन होगा या फिर डॉटर होगा। अब सन है तो सन की वाइफ अपनी हुई, अपनी मतलब उसी की हुई, रिलेटिव तो सन्स वाइफ और डॉटर्स हस्बैंड, थैंक गॉड यहाँ वाइफ नहीं बोला, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो ये सारे लोग कौन है बोलो, रिलेटिव। अब यही रिलेटिव देखना, तुम लोग का हिस्ट्री रिलेटिव नहीं कि पड़ोसन भी रिलेटिव ही है, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव वो लोग इसी को पहचानता है, इवन दादा दादी को भी देखो इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। तो दादा दादी रिलेटिव है, घर जाके हार्ट अटैक मत दिला देना, ठीक है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो रिलेटिव कौन कौन हुआ बेटा बोलिए, आप तो है ही, मदर फादर, ठीक है, स्पाउस, अब बीवी को भूल गया, ब्रदर सिस्टर, सन्स वाइफ, डॉटर डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर को इंक्लूड नहीं किया। ये कांग्रेस का एक पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, वो उसका जीजा जो था ना राहुल गांधी का, उन लोग का पॉलिटिक्स बहुत फैला हुआ था, मोदी जी एकदम खुले में बोलते थे, लेकिन एनीवेज अपने को उतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, वो ज्ञानबाजी बहुत ज्ञानी लगता है, काम का जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जाके हमको ज्ञान से ही ना लिखना राहुल गांधी उसका जीजा था, ठीक है, एग्जाम में एग्जाम की तरह लिखना है। अब सुनो ध्यान से, तो आप मेरा बात समझिए, कौन कौन नॉट एलिजिबल है। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट, मेरे साथ कौन कौन नॉट एलिजिबल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 सर्टेन पर्सन आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम एन ऑडिटर। नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP। नंबर 2 एनी पर्सन हु इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। नंबर 3 अ पर्सन हु इज अ पार्टनर of officer or employee of the company, a person who is an employee of the officer or employee of the company, a person who or his relative or his partner is holding any security or interest in company or its associate or its subsidiary or its holding or subsidiary of such holding company, provided that relative may hold up to face value not exceeding 1 lakh rupees, provided further if relative is holding more than 1 lakh 60 days are given to dispose that shares। आप अपने वर्ड में लिख सकते हो, लेकिन की वर्ड्स हटना नहीं चाहिए, 60 के बदले 80 मत कर देना, नॉट एक्सीडिंग 1 लाख लिख दियो, फेस वैल्यू लिखना भूल गए, वो हरकत नहीं करना। बाकी आप अपने वर्ड में आराम से लिख सकते हो, ठीक है, जो बोले नहीं लिख सकते उसको आज ही त्याग दो। ध्यान से देखो, अ पर्सन हु और इज रिलेटिव और इज पार्टनर, अभी हम लोग इसी का देख रहे हैं, ई का देखो सब पॉइंट से, ये लोग 3 पॉइंट है, तो फिर से स्टार्ट होता है, आप, आपके पार्टनर या आपके रिलेटिव। अगर तीनों में से कोई भी इनडेटेड है, इनडेटेड मतलब कर्ज में है, और कर्ज किससे लिया है, कैश है, कैश मतलब कंपनी, एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्ड। एग्जाम में कैश लिख दोगे, वो सिर्फ तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, मत लिखना। तो इनडेटेड टू कैश और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी, कितना से इनडेटेड है, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, यानी कि अगर 5 लाख रुपया तक है
तो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। 5 लाख रुपया से ज्यादा इंडेटेड है आप, तो आप डिस्क्वालिफाइड है। मान लो जिस कंपनी में ऑडिटर बन रहे हैं वहां से मेरा कर्जा चल रहा है 15 लाख का, क्या हम ऑडिटर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि जिस दिन ऑडिटर बनेंगे पहले वही कर्जा साफ, ठीक है, या फिर रिलेटिव भी नहीं, समझ आ रहा है, पार्टनर भी नहीं। क्लियर हुआ? तो 3 पॉइंट है, एक पार्टनर खुद, सॉरी एक इंसान खुद, या फिर उसका पार्टनर, या फिर उसका रिलेटिव इज व्हाट इंडेटेड टू कैश। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट, अब तीनों जन मिलके क्या दिया है? गारंटी दिया है, या फिर क्या दे रहा है? सिक्योरिटी दे रहा है। गारंटी का मतलब होता है, मान लो ये बच्ची लोन लेने गई, इसका मुंह देख के नहीं दे रहा लोन, ठीक है, बोल रहा है गारंटी गारंटी लगेगा, ठीक है, ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, मान लो ये बैंक है, ठीक है, इसके पास गई, ये ओपन बोली तेरा मुंह देख के हम तेरे को नहीं देंगे। अब हम क्या किए? इसके बिहाफ में गारंटी दे दी, ठीक है, ये हुआ कि ये लोन दे देगी, तो अब हम ऑडिटर नहीं बन सकते, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट की गारंटी किस अमाउंट का दी है। यहाँ पे भी गारंटी बोल रहा है कि अगर 1 लाख ऊपर से ज़्यादा आप गारंटी देंगे तो आप क्या हो जाएंगे? डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे ऑडिटर बनने के लिए। एम आई क्लियर विद दिस? डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। अब क्या हुआ? इसको गारंटी नहीं चाहिए, इसको गारंटी नहीं चाहिए, गिरवी में कुछ चाहिए, लेकिन इसके पास गिरवी रखने को कुछ नहीं है, तो बोले कि आप अपने साइड से सिक्योरिटी दे दीजिए, तो वही लिखा है हैज गिवन गारंटी और सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इनडेटनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन समझ आया? मेरे लिए तो ये थर्ड ही पर्सन है ना, ठीक है। अब ये बैंक के एग्जाम्पल पे रखे थे, अब इसको कनेक्ट कर दो किससे? कैश के एग्जाम्पल से। बोल रहे हैं कि आप जिस कंपनी में ऑडिटर बन रहे हो, आप जिस कंपनी में क्या बन रहे हो? ऑडिटर बन रहे हो, उस कंपनी में या फिर उसके एसोसिएट में या फिर उसके सब्सिडी में या फिर उसके होल्डिंग में या फिर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में आपने किसी थर्ड पर्सन के फेवर में गारंटी या फिर सिक्योरिटी ना दिया हो, यानी कि आपका गारंटी सिक्योरिटी किसको दिया जा रहा है? कैश को। और वो अमाउंट एक्सीड कितना कर रहा है? बोलो 1 लाख। बोलो नहीं, आप लोग का डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, बट व्हाट दे आर डूइंग दैट दे आर लिविंग मैचिंग द लेवल विद प्रॉपर सीए, ठीक है, एंड दिस यू शुड रिमेंबर। जैसे आपका अगर आप गारंटी देंगे तो आपका भाई बनता है, हम गारंटी दे रहे हैं तो मेरा भाई भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि भाई के नज़रों से हम तो उसके रिलेटिव हुए। और यहाँ पे शुरू में ही लिख दिया, देखो क्या, देखो डन है। यहाँ पे आपको तीनों के नज़र से देखना है, एक खुद के नज़र से। तुम मेरा भाई का बात कर रहा है, मेरा भाई ऑडिटर बन सकता है क्या? वो भी कैसे बन सकता है? अगर उसका रिलेटिव ही गारंटी दिया। मेरे भाई के लिए तो हम रिलेटिव हो गए, और मेरे लिए मेरा भाई रिलेटिव हो गया, समझ आ रहा है? और यहाँ पे पार्टनर स्पाउस वाला पार्टनर नहीं हुआ, धंधा वाला पार्टनर, पार्टनरशिप बिजनेस वाला पार्टनर, समझ आ रहा है? यहाँ पे पार्टनर वो है, ठीक है। देखिए बोलिए, तो नहीं बन सकता, बट अगर 1 लाख तक का शेयर रहा तो बन जाएगा। 1 लाख लिमिट के अंदर तक बन सकता है, लिमिट के बाद तक का नहीं बन सकता। और लिमिट 3 पॉइंट में सेट है, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 1 लाख। अब तुमको याद रखना किसका 1 लाख है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट का 1 लाख, ठीक है। 5 लाख किसका है? 5 लाख किसका है बताओ? इंडेटनेस का। फिर 1 लाख किसका है? गारंटी और सिक्योरिटी का। डन है क्या? पॉइंट है कि ये सारा चीज़ से आप लोग का एमसीक्यूज भी आ सकता है और केस स्टडीज भी आ सकता है। आप लोग प्लीज़ ये मत, आप लोग एक चीज़ मैं आपको ठीक कर देता हूँ, आप लोग ना अब एक प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है, डोंट डिसाइड व्हाट आर गोइंग टू कम। आधा फेलियर वहीं हो रहा है। आपको पास होना है तो आपका सबसे पहले होना चाहिए यू कवर एवरीथिंग, ठीक है। आप बीकॉम में नहीं बैठे ये पढ़ के, हाँ पढ़ के गए आ गया, देन यू आर लकी। दिस डज नॉट मीन यू आर गॉड। आ गया, ठीक है। अब अगर आप कवरेज पूरा करेंगे, किसी का बाप का भी दम नहीं है कि आपको बोले कि नहीं होगा। हाँ, अब पॉइंट क्या है, एक दिन पहले एग्जाम का कवरेज फुल नहीं होता है, तो उससे क्या करना है, इसीलिए इसको बोला जाता है कि सीए हो या सीए में हो, लक है। यहाँ लक का मतलब क्या होता है, तुम क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा,
और वो तुम्हारे पेपर में आ गया, दिस इज कॉल्ड लक। तुम क्वेश्चन नंबर 5 6 अच्छा से पढ़ा, क्वेश्चन 1 2 ठीक ठीक पढ़ा, एवरेज, क्वेश्चन 1 2 आया, देन यू आर अनलकी। तो दिस डज नॉट मीन कि आपका अच्छा और खराब में चॉइस है, आपको प्रोफेशनली पढ़ना है, ठीक है। अब ये आ जाएगा, हम बोले चल भाई क्वेश्चन नंबर 5 6 पढ़ लेना, आएगा, पढ़े, आ गया, तो अश्विन सर जिंदाबाद, फूल वूल लाइए चढ़ा दे आप पे, ठीक है। क्वेश्चन 5 6 बोले नहीं आया, अश्विन सर फालतू है, ठीक है। उसके बाद जो बोलेगा वो तो डैश प्लस डैश प्लस डैश, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये नहीं पता है कि तुम लोग को ये 5 6 जब तुम खुद छोड़ता तब कुछ नहीं होता, एक टीचर बोल दिया छोड़ने तब सब कुछ होता। और मैं नॉर्मली बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर इंसान का एक सब्जेक्ट टीचर का फॉल्ट नहीं आ सकता है, गेट दिस स्ट्रेट इन योर हेड। बिकॉज अगर आप कहीं भी पढ़े हो, जिसके पास भी पढ़े हो, उसको छोड़ दो तो आप खुद पढ़ लो खुद, इफ यू कैन देन इट्स अ वेरी गुड न्यूज, पैसा भी बचेगा, यू कैन सेव, है कि नहीं। पढ़ लो खुद, तब रियलाइज होगा कि पढ़े हैं। समझ आ रहा है? अंडरस्टैंड, दिस इज प्रोफेशनल कोर्स। आपका गेस वर्क और मेरा गेस वर्क मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग पहले पूरा पढ़ लेते, फिर हम लोग टिप्पणी मार सकते कि ये पढ़ लेते, इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले पॉसिबल नहीं है। तो टिप्पणी हिट हो गया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं हिट हुआ तो कम से कम गोगा लोग के ब्लैंक होके बैठे हुए उधर, वो भी नहीं होना चाहिए, कुछ तो लिख पाओ। अब हम तुम लोग को फर्स्ट क्लास ही बोले कि 138 से लेके 148 25 मार्क्स का आता है। अब हम 25 मार्क्स का ये वेटेज है, तो ये 25 मार्क्स का वेटेज कौन दिया है? हम वही बोले, ठीक है। अब अगर ये दो गुलामी किया तो इसमें मेरा गलती कि तुम्हारा गलती? बात समझो, कोविड समय में क्या हुआ था, यही हो रहा था, देयर वॉज नो वेटेज, कोई गलती थोड़ी ना था कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, समझ रहे हो। अब सीएमए का तुम इंटर का अपना टैक्स पेपर देखो, इलस्ट्रेशन कितना क्यूट क्यूट है, एक भी इलस्ट्रेशन क्यूट वे में आता है? समझ आ रहा है हम क्या बोले, लेवल ऊपर है भाई। तुम बोलेगा कि एकदम वैसा आ रहा है इंस्टीट्यूट वाला, वो एक इलस्ट्रेशन, वर्ड से मुंह ही खोल रहा, सम से नहीं बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन, एग्जाम्पल है प्रोविजन का, तो आपको बिलीव रखना पड़ेगा आप पे। अब मेरा ऑडिट मैट देखोगे तो फिर पढ़ने का मूड भी चला जाएगा, बहुत पतला सा क्यूट सा छोटा सा है, लेकिन वही पढ़ के जब तुम पास्ट पेपर खुद बैठोगे सॉल्व करने तो होगा। अब हम तो पढ़ाएंगे ही ना, तुम भी खुद से पढ़ते तो क्या करते, उतना ही पढ़ते। तो आपको ये नहीं सोचना है क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपको पढ़ना है, और लाइफ मिला ही क्यों है, अभी के लिए पढ़ना है। और एट द एंड घंटा तुम सुंदर दिखते हो और घंटा तुम बदसूरत दिखते हो अगर तुम्हारे पॉकेट में पीछे पैसा है, ठीक है। पैसा भरो, तुमसे हैंडसम कोई नहीं, तुमसे खूबसूरत कोई नहीं था जिंदगी में आज से, तुमको बिलीव हो जाएगा कि हम ही हमें, वाह, बस पैसा होना चाहिए। और ऐसा खूबसूरती जो आप लोग आईना में देख के या फिर अभी फील करो, आई एम बेस्ट, यू आर इल्लेपो, यू आर नथिंग, ठीक है। इल्लेपो इज अ चाइनीज वर्ड, चाइनीज बोला चेन्नई वर्ड, तेलुगु वर्ड, ठीक है। आई लव माई चेन्नई स्टूडेंट, ये लोग बस ऐसे ही बोला, ऑल पीस। इधर आओ, डन है क्या अच्छी तरह से, श्योर। अब यहां तक हम लोग एक बार याद करेंगे, कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है बोलो। बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, नंबर 2 अ पर्सन हु इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, नंबर 3 a person who is the partner or employee of the company, number 4 a person who is an employee of the officer or employee of the company,
A person who or his relative or his partner is holding security in cash or subsidiary of such holding company of the amount exceeding face value 1 lakh rupees, provided that relative may hold up to 1 lakh, मेरा गलती हुआ, up to 1 lakh, ठीक है. If relative is holding more than 1 lakh, 60 days are given to dispose them. A person who or his relative or his partner is indebted to cash for an amount exceeding 5 lakh rupees or has given guarantee or security in the favor of third person to cash or subsidiary of such holding company amounting exceeding 1 lakh rupees, तब आप disqualified to become an auditor. डन है. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो. नेक्स्ट बोल रहा है अ पर्सन और फर्म, पर्सन खुद या फिर फर्म का ऑलरेडी बिजनेस रिलेशनशिप है. क्या है बोलो तो, बिजनेस रिलेशनशिप है विथ कैश एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी. आपको पता है एक आता है इंटरनल ऑडिट. इंटरनल ऑडिट होता है जब हम लोग अपने ही ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट एक किसी से करवा रहे होते हैं. और तुमको पता है जो इंटरनल ऑडिट करता है ना, वो उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता है. समझ आए हम क्या बोल रहे हैं. इंटरनल ऑडिट होता है बड़े बड़े बिजनेसेस में, जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है. अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगा. तो इंटरनल ऑडिट पहले क्या करता है, ऑडिट करता है, फिर आता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, फिर वो ऑडिट करता है. तो ये अगर राम है तो राम कभी भी स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता? ऑन द ग्राउंड इस राम का ऑलरेडी उसके साथ क्या था, बिजनेस रिलेशनशिप. एम आई क्लियर विद दिस? एक इंसान का खुद का या फर्म का ऑलरेडी क्या है बोलो, बिजनेस रिलेशनशिप. यहां पे देखो, नोटिस करो, पर्सन लिखा है और फर्म. इनडायरेक्टली वो लोग यही इंडिकेट करने मांग रहे हैं कि एक ऑडिट कौन कर सकता है, कि इंसान, फर्म और इंडियन एलएलपी, यही तीन ना कर सकता है. तो फर्म ऑडिट करेगा तो कौन सा ऑडिट करेगा पहले, इंटरनल ऑडिट. तो मान लो उन लोग का ऑलरेडी बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या फिर उसके सब्सिडरी के साथ, तब वो ऑडिटर नहीं बन सकता. कौन सा ऑडिटर नहीं बन सकता बोलो, स्टैट्यूटरी ऑडिट. डन है क्या अच्छी तरह से? नेक्स्ट देखो बच्चा लोग क्या बोल रहे हैं. एक पर्सन हुज रिलेटिव इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज डायरेक्टर और केएमपी. मेरी वाइफ किसी कंपनी में एम्प्लॉई है. देखो पहला बात, मेरी वाइफ रिलेटिव है कि नहीं है, ऑब्वियसली है, ठीक है. तो मेरी वाइफ एम्प्लॉई है किसमें, कंपनी में, किस फॉर्म में, आइदर वो डायरेक्टर है या फिर केएमपी है. डायरेक्टर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पोस्ट एंड केएमपी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पोस्ट. मान लो ए लिमिटेड में हमको ऑडिटर करना है, हम सीए, हमको ऑडिटर करना है ए लिमिटेड का, और उसी ए लिमिटेड में मेरी वाइफ क्या है, मेरी वाइफ तो मेरी रिलेटिव है, और उसमें वो क्या है, आइदर डायरेक्टर या फिर केएमपी. केएमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सन. तो हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे इस कंपनी के ऑडिट करने से, क्योंकि मेरी वाइफ वहां पे क्या है बोलो, रिलेटिव है. मेरी वाइफ क्या है वहां पे, मेरी रिलेटिव है, और एम्प्लॉयमेंट में, एम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट, आइदर एज अ डायरेक्टर और अ केएमपी. डन है क्या? श्योर. डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है. अब केएमपी का सेक्शन आई होप आपको पता हो, 251. डन है ना, की मैनेजरियल पर्सनल, जिसके अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, ये सारे क्या है, केएमपी है. डन है. तो यहां तक क्लियर हो बच्चा लोग, यस और नो? नेक्स्ट, पर्सन इज नॉट एलिजिबल if he is already an auditor in more than 20 companies. आप ऑलरेडी, ये सेम 20 डायरेक्टर में भी है, ठीक है. अगर आप किसी कंपनी, मतलब एक सिंगल इंसान 20 कंपनी में ऑडिटर है, कितना कंपनी में ऑडिटर है बोलो, 20 कंपनी में, 20 कंपनी में वो ऑलरेडी ऑडिटर है, तो वो डिस्क्वालिफाइड है फर्दर ऑडिटर बनने से. मान लो हम 20 कंपनी में ऑलरेडी ऑडिटर है, ए लिमिटेड हमको अपॉइंट करना चाहता है, क्या हम हो सकते हैं? द आंसर इज नो. Am I clear with this? The answer is no. Done है. तो ध्यान से सुनो, यहां तक आपको समझ आया? तो कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है? बॉडी कॉर्पोरेट, a person who is an officer or employee of the company. Number 3, a person who is an partner of the officer or employee of the company. Number 4, a person who is an employee of the
officer or employee of the company. Number 5, a person who or his relative or his partner is holding any security in cash or subsidiary of such holding company, provided that relative may hold up to the amount of face value not exceeding 1 lakh rupees. If relative is holding more than 1 lakh rupees, then 60 days are given to dispose them, or is indebted to cash for the amount exceeding, or has given guarantee or security in favor of third person to cash or subsidiary of such company for the amount exceeding 1 lakh rupees. ठीक है, a person or firm having business relationship with cash or subsidiary of such holding company. A person who is already an auditor in 20 companies is disqualified to become an auditor. डन है. और ये एक और छूट गया, a person whose relative is in the employment of the company as a director or chairman. डन है. अब सुनो, ये क्या बोल रहा है, तुमको ना जेल हुआ है, यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट. कोर्ट तुमको कहाँ भेजा, बोलो, जेल भेजा. यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट. यू हैव बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट. किस लिए? ऑफेंस के लिए, जिसमें क्या है, फ्रॉड. और अभी तक 10 साल खत्म नहीं हुआ. 10 years हैज नॉट बीन elapsed. जेल गए, जेल का सजा काटो, 10 साल कंप्लीट करो, फिर ऑडिटर बन सकते हो. मतलब शुरू से 10 साल कैसे होगा? अब मेरा जेल ही हुआ 14 साल का. पहले सजा काटो, फिर 10 साल काटो. समझ आ रहा है? मतलब लाइफ खत्म ही करो. डन है क्या? नेक्स्ट, पर्सन गिविंग सर्विस अंडर सेक्शन 144. ये इसको बोलते हैं एकदम छी वाला है. ठीक है, 144 वाला सर्विस दोगे तो तुम क्या रहोगे, ऑडिटर नहीं बन सकते. जिसको 144 के सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं, छी सर्विस, या फिर बोलोगे बीकॉम सर्विस. आइदर बीकॉम वाला सर्विस करोगे तो ऑडिटर तुम नहीं बन सकते. अब 144 के अंदर क्या क्या सर्विस आता है वो अपने देख लेंगे. इसको हम लोग इसके अंदर बोलते हैं, क्या बोलते, बोलो, प्रोहिबिटेड सर्विसेज. प्रोहिबिटेड सर्विसेज. एम आई क्लियर विद दिस? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 141. डन है. तो हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोग ने बहुत कुछ डिस्कस किया. आपको क्या करना है, नोट्स के आसपास कुछ लिखना है, जैसे कि लिस्ट ऑफ, क्या बोलो, सेक्शंस, और उसी के पास लिखना है लिस्ट ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, लिस्ट ऑफ सेक्शंस और लिस्ट ऑफ फॉर्म्स. ऐसा क्यों लिखना है, लिस्ट ऑफ सेक्शन और लिस्ट ऑफ फॉर्म ऐसा क्यों लिखना है? ताकि एमसीक्यू के रिवीजन में हमको ज़्यादा टाइम लगे ना. ठीक है, तो सेक्शन शुरू करेंगे. पहला कौन सा सेक्शन पढ़े थे आप लोग? 139 पढ़े थे. लिखो 139, सेक्शन 139 लिख लो. सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 139, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. फिर क्या पढ़े, बोलो, सेक्शन 140. सेक्शन 140 में आप क्या पढ़े बताइए? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ व्हाट, बोलो, ऑडिटर. हाँ, 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर. फिर कौन सा सेक्शन पढ़े, बोलो? 141. 141 क्या पढ़े, बोलो? क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट, ऑडिटर. ठीक है, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ व्हाट, बोलो, ऑडिटर. ये कौन सा सेक्शन पढ़े? 141. एम आई क्लियर विद दिस? अब लिस्ट ऑफ फॉर्म्स में आ जाओ. लिस्ट ऑफ फॉर्म्स में आ जाओ. लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स लिखो. ADT1. ADT1 क्या लिखोगे? ADT1. बताओ तो ADT1 क्यों यूज हुआ था? हट पगला. हाँ, लिखो ADT1 के पास लिखो, इन्फॉर्मिंग ROC अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर.
इन्फॉर्मिंग आरओसी अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। डन है बच्चा लोग? इन्फॉर्मिंग आरओसी अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, ये कौन सा फॉर्म था? एडीटी 1। अब लिखो एडीटी 2। एडीटी 2 याद आ रहा है? रिमूवल निकालना था। रिमूवल किसको रिमूवल करना था? ऑडिटर को। ऑडिटर को रिमूव करना था ना। तो ऑडिटर को रिमूव करने का क्या प्रोसेस था? पहले लगेगा बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर लगेगा अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एडीटी 2 में एप्लीकेशन देते थे ना। लिखो एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर टू बी मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। डन है एडीटी 2। अब तुम लोग ऐसे लिख लेगा ना तो एग्जाम के एक दिन पहले जो 4-5 मार्क्स लॉस हो जाएगा वो नहीं होगा। पढ़ लेगा, एमसीक्यू में स्कोर करेगा। और फॉर्म से आता है एमसीक्यू, सेक्शन से भी। ये मात्र ऑडिट ऐसा है जहां पे फॉर्म्स भी और सेक्शन से भी एमसीक्यू आ सकता है। सेक्शन एमसीक्यू बहुत अनकॉमन रहता है लॉज में, ठीक है, उससे एमसीक्यू, बट ऑडिट में आएगा ही आएगा सेक्शन से एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट लिखो एडीटी 3। बोलो क्या था एडीटी 3? रीजन फॉर रेजिग्नेशन। एडीटी 3 के पास लिखो रीजन फॉर रेजिग्नेशन। रीजन्स फॉर रेजिग्नेशन, रीजन्स फॉर रेजिग्नेशन किस फॉर्म में देगा? एडीटी 3 में। क्लियर हो बच्चा लोग? तो कितना सेक्शन पढ़ा बोल? 139, 140, 141। और कितना फॉर्म पढ़ा? 3। एडीटी 1, एडीटी 2, एडीटी 3। एटलीस्ट ये जो सेक्शन आप मेंटेन करेंगे वहां से भी पढ़ेंगे, 4 मार्क्स वहीं से आएगा। तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है 50 में, ठीक है। तुम लोग का तो नहीं पता, मेरे लेता था। ओके, अब हम लोग शुरू करेंगे 142। फट से 142 लिख लो। तो लिस्ट ऑफ सेक्शन में 142 लिख लो। लिस्ट ऑफ सेक्शन में 142 लिख लो। क्या लिखोगे? ऑडिटर्स रेम्युनरेशन, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन, ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। याद करो अपने पढ़े अड्डा, याद आ रहा है? उसमें एक ए आता है, अपॉइंटमेंट और ऑडिटर एंड फिक्सेशंस ऑफ ऑडिटर्स रेम्युनरेशन। याद आ रहा है? तो सेक्शन 142 बोलता है कि ऑडिटर का रेम्युनरेशन फिक्स्ड कहां पे होगा? जनरल मीटिंग में। अड्डा भी आप कहाँ मारते हो? एजीएम में। एंड एजीएम इज व्हाट? एंड जनरल मीटिंग। तो ऑडिटर का रेम्युनरेशन कहाँ फिक्स होगा? जनरल मीटिंग में। और अड्डा में क्या पास होता है? कुछ बोलना है बाबू? कुछ बोलना है? हाँ, तो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? क्या हुआ? हाँ, तो आप जाइए, अब हम आंखों ही आंखों में देखो तो पता करेंगे। बोल क्यों नहीं रही है? सिर्फ तुमको जाना है कि चली जाएगी ना? ध्यान से ऑन करना है। तो बेटा बोल क्यों नहीं रही है? इतना थोड़ी ना प्यार है कि तेरे आंखों में देखेंगे बोलेंगे बोलना चाहती है। तब से तुम वो लग रही है, डिस्टर्ब लग रही है। ध्यान से जा। अब तेरे को भी ठंडा लग रहा है। एक से क्यूट बच्चा लोग बैठ जाता है यहाँ पे। बच्ची डिस्टर्ब लग रही है, ठीक है, तब इधर देख रही है, फिर बगल वाले को देख रही है, बगल वाली भी कंसोल भी अलग लेवल में कर रही है। वो कंसोल भी नहीं हो पा रही है, ठीक है। क्या कंसोल करी गे तू? तेरे को सुनाई दे रहा, मेरे को आ गया यहाँ तक आवाज कि वो डिस्टर्ब हो, अजीब सा करने। ठीक बैठे, आदमी मूवमेंट का तो अच्छा हम पढ़े साइकोलॉजी वगैरह। एक्सपीरियंस नहीं है साइकोलॉजी में। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आदमी डिस्टर्ब्ड है, बॉडी लैंग्वेज से। वो उसको कुछ नहीं घुसा है। अभी फिर वीडियो देखेगी, हमको लगा कि ठीक हो जाएगी, लेकिन हमको लगा इसलिए हम पूछ लिए। एनीवेज चलो,
ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन, अब बगल वाली तो मस्त उसी को हाँ कर रही है, वो भी नहीं समझ रही है। ऑडिटर्स रेम्यूनरेशन फिक्स्ड कहाँ पे होगा बोलो? जनरल मीटिंग में। अच्छा, बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट। अरे बाबा, फर्स्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब वो अगर अपॉइंट करेगा तो जनरल मीटिंग में तो फिक्स नहीं ना कर पाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है बोर्ड द्वारा कितना दिन में? 30 डेज में। याद आ रहा है कितना दिन में अपॉइंट हो जाता है? 30 डेज में। तो उस समय वही फिक्स कर देगा। डन है क्या? तो सुनो ना, फर्स्ट ऑडिटर का कौन फिक्स करेगा? बोर्ड। उसके बाद वाला ऑडिटर का कौन फिक्स करेगा? हाँ, तो कौन हुआ? जनरल मीटिंग किसका? मेरा होता है, शेयर होल्डर का। डन है क्या? अच्छी तरह से जनरल मीटिंग किसका होता है बोलो? शेयर होल्डर का। डन है। तो बच्चा लोग 142 लिख लिया। अब एक नेक्स्ट सेक्शन लिख 143। हम स्पीड में ज्यादा नहीं है ना, समझ आ रहा है ना? 143 लिख, 143 लिख। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। व्हाट आर द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर? डन है। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर वन ऑफ द लेंथीएस्ट सेक्शन है, और इस पावर एंड ड्यूटीज में एक और कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं कारो। जिसको क्या बोलते हैं? कारो, कंपनीज ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर। ठीक है ना? और हम लोग के ऊपर कारो कौन सा एप्लीकेबल है? 2020। ठीक है। ये कारो 2020 CMA लेवल के ऑडिट पेपर में ना के बराबर आता है। एप्लीकेबिलिटी पढ़ लिए और थोड़ा सा बता दिए, काफ़ी है। लेकिन अगर एक CA का ऑडिट पेपर में देखो, 100 मार्क्स का ऑडिट पेपर होता है, कारो अकेला आता है 15 मार्क्स का। ठीक है, कारो बहुत बड़ा है, लेकिन अपने बच गया, अपना जान बच गया। कारो है, लेकिन लिखा है टॉपिक में कारो, लेकिन उस लेवल में अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अगर कारो पढ़ाएंगे तो अनदर 2 क्लास जाएगा। 21 क्लॉजेज है। कितना क्लॉजेज है? 21 क्लॉजेज। पिछले 2012 से आज तक नहीं आया, उसके पहले सिलेबस में भी नहीं था। ठीक है, तो 2012 से लेके अभी तक नहीं आया। मान के चलते हैं तुम लोग अनलकी ना हो। ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना, मान के चलते। ठीक है, तो मैं पढ़ा दूंगा, अगर आ गया तो तुम लिख पाओ। ठीक है, अगर नहीं आया तो तब भी ठीक है। सेक्शन 143 डील्स विथ व्हाट? पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ये हमको याद कराना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला पूरा थ्योरी है तो भूल जाओगे। पावर बहुत इजी है, कॉमन सेंस है। देखो तो पावर पढ़ के देखो। ऑडिटर ऑडिट करने आएगा, बुक्स तो दोगे ना उसको, कि वो भी ना दोगे? समझ आ रहा है? तो उसके पास क्या बोलो? राइट है टू एक्सेस व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके पास राइट है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स। उसके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिए हो, उसको क्या दिए बोलो? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके पास आया है, तो उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो उसके पास आया है, उससे वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। उससे वो क्या ऑब्टेन कर सकता है बोलो? इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकता है। हम बुक्स अकाउंट्स देख के, ऑडिटर आया, उस बुक्स दे दिया और उसको देख रहे हैं बस। वो कुछ पूछ रहा है, बस देख रहे हैं। वो कुछ बोल रहा है, ये बुक्स का कुछ नहीं बोल रहे। ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिटर के पास राइट है आपसे इंफॉर्मेशन मांगने का और आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने का। तुम उसको देखता नहीं रह सकता। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3 बोलता है राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग। जिसको याद है सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट, नोटिस इज सर्व टू मैडला, मेंबर, ऑडिटर, डायरेक्टर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव असाइन। तो उसके पास अधिकार आया ना नोटिस मिलने का। तो पावर टू राइट टू रिसीव व्हाट? नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग। समझ आ रहा है? फिर नेक्स्ट क्या है? राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ द कंपनी ऑन अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम। जो भी अकाउंट्स को वो एग्जामिन कर रहा है उसको रिपोर्ट करने का उसके पास अधिकार है। और नेक्स्ट क्या बोलो? राइट टू लियन। लियन मतलब जानते हो? रिटेंशन। इफ यू रिटेन समथिंग तो उसके पास राइट ऑफ लिएंट ऑफ व्हाट? बुक्स। वो चाहे तो बुक्स को लिएन कर सकता है, वो कर सकता है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, 30 सेकेंड से ज़्यादा टाइम वेस्ट इस टॉपिक पे मत करेगा। इस टॉपिक पे ये बस गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, दैट इज ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर।
पावर्स बहुत इजी है, कॉमन सेंस से भी आंख बंद करके आप लिख सकते हैं. राइट टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर, राइट टू रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, राइट टू इन्फॉर्म द मेंबर्स रिगार्डिंग द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम. और नेक्स्ट क्या, राइट ऑफ लियल. बहुत कॉमन सेंस से आएगा भी नहीं. नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है बोलो, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर सेक्शन कौन सा बोलिए, 143. अब जो ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है वो दो तरह का है. दो तरह का ड्यूटीज ऑडिटर का. ऑडिटर का कितना तरह का ड्यूटीज है बोलो, दो तरह का. एक ड्यूटी है उसका ड्यूटी टू इंक्वायर, ड्यूटी टू इंक्वायर, और लास्ट है ड्यूटी टू रिपोर्ट. दो तरह का ड्यूटी है, एक है ड्यूटी टू इंक्वायर और एक ड्यूटी टू रिपोर्ट. अब मेरा बात सुन, इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना, रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट बनाना. ऑडिटर क्या देता है एट द एंड, ओपिनियन. ओपिनियन कैसे देता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट. अब वो रिपोर्ट बनाता है, वो क्या बनाता है बोलो, रिपोर्ट. तो उसका ड्यूटी बनता है टू रिपोर्ट. अब ड्यूटी टू रिपोर्ट मतलब ड्यूटी टू इन्फॉर्म, ड्यूटी टू रिपोर्ट मतलब ड्यूटी टू इन्फॉर्म. अब आप पूछेंगे भैया क्या इन्फॉर्म, क्या क्या मैटर को इन्फॉर्म करना है. अब मैं तुमको एक सच बात बताता हूँ, जितने भी मार्केट में सीए चलते हैं ऑडिट करने के लिए कॉपी पेस्ट चलता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता है, खाली एक हवा बनाया हुआ है, हम ऑडिट किए हैं, ठीक है. ऑडिट कर रहे हैं बहुत मन लगा के, आपका क्लाइंट आना चाहिए बस आपके पास. आप 5-6 क्लाइंट ले लिए, टाइमली. एक ही मेथड हर चीज़ में फॉलो होता है, अनलेस एंड अनटिल आप बिग कंपनीज को ऑडिट करने ना बैठे हो, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, कंसोलिडेटेड बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह वगैरह करना पड़ेगा. नॉर्मली ऑडिट रिपोर्ट इज नथिंग बट अ कॉपी पेस्ट. ऑडिट रिपोर्ट इज नथिंग बट अ कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं है. अब वो जो फॉर्मेट होता है ना ऑडिट रिपोर्ट बनाने का, जो फॉर्मेट होता है ना ऑडिट रिपोर्ट बनाने का, वही है उसका ड्यूटी टू रिपोर्ट. अब ड्यूटी टू रिपोर्ट पहले पढ़ेंगे. ये देखो पूरा फॉर्मेट ऑडिट का यही है, खाली यस और नो होने वाला है, खाली यस और नो, और कंक्लूजन में लिख देगा देयर बाय आई इशू ट्रू एंड फेयर व्यू, दैट इज क्लियर रिपोर्ट. पहले वाला फॉर्मेट पे, ठीक है. अब सुनो, ये क्या है, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट. ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट. ऑडिटर को क्या क्या रिपोर्ट बना के इन्फॉर्म करना है. ऑडिटर का डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, व्हाट इज द ऑडिटर ड्यूटी टू रिपोर्ट. ऑडिटर का क्या ड्यूटी बनता है रिपोर्ट करने का, ऑडिटर का क्या ड्यूटी बनता है रिपोर्ट करने का. तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा है, वेदर. वेदर मतलब तुमसे क्वेश्चनिंग माइंड में वो पूछ रहा है कि ऑडिटर सुनो ना, बताओ तो कि तुमको प्रॉपर, जैसे तुम लोग ऑडिटर हो, हम पूछ रहे तुम लोग से, ऑडिटर सुनो तो तुम लोगों को क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिला था क्या ऑडिट करते वक्त. तुमको रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा यस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन वाज रिसीव्ड फ्रॉम दैन एंटिटी. थोड़ा बहुत इंग्लिश का तुम हाई फाई डिग्री दिखा सकता है, लेकिन इल्ले पाँव फर्क होने वाला है. एट द एंड हम लोग कंक्लूजन पढ़ के आगे बढ़ते हैं. डन है क्या. बेसिकली आपका ऑडिटेड रिपोर्ट का हम लोग खाली साइन देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में, और हमको तुम्हारा ज्ञानबाजी का बिल्कुल शौक नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी तरह का क्वालिफाइड रिपोर्ट देखेंगे तो कंक्लूजन में लिख दिया जाता है कि हम क्यों क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर रहे हैं. अगर क्लियर है तो फिर हमको देखने का कोई जरूरत नहीं है. अब दूसरा और तरह का रिपोर्ट होता है, होता है एडवर्स, जिसमें साला तुम घटिया ही किया है पूरा ऑडिट, मतलब ऑडिट पूरा घटिया नहीं किया, मतलब पूरा धंधा ही घटिया है. और एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ऑडिटर आया है उसको तुम ऑडिट करने ही नहीं दे रहे, उसके ऊपर चढ़ जा रहे हो, इडली डोसा खिला रहे हो, ठुसा दे रहे हो एकदम, तो ऑडिट कर ही नहीं पा रहा है. डन है क्या. तो सुनो ना, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट, ऑडिटर्स ड्यूटी टू रिपोर्ट. देखो व्हाट आर द ऑडिटर ड्यूटी टू रिपोर्ट. नंबर 1, वेदर इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. तुमको लिखना एग्जाम में कैसे, ऑडिटर ड्यूटी इज टू रिपोर्ट वेदर द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. याद कर, अभी राइट पढ़ कर है ना, राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन पढ़ा ना. वो यहाँ पे पूछ रहा है कि तुमको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन मिला है ना, तो तुम्हारा ड्यूटी टू रिपोर्ट क्या है. देखो बेटा, ये लास्ट, ठीक है, मन लगा के पढ़ लो. वो आशा में कि कब तक लास्ट चलेगा, अभी बता दे यही लास्ट है, तो अब मन ज़्यादा आ जाएगा पढ़ाई करने में. ठीक है, ठीक है. पॉइंट क्या है ना, ये ऑडिट है, हम लोग टेक्निकल वर्ड से बाहर
नहीं जा सकते, यू हैव टू यूज टेक्निकल वर्ड्स। मैंने फर्स्ट क्लास बोला था आपको कि ये लॉ नहीं है जहाँ पे आप अपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। कीवर्ड्स तो आपको देना ही पड़ेगा, वेदर की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो, ठीक है। अब क्या लगाओगे देख लेना, इधर आ जाओ। हम जो कीवर्ड मार्क करें वो वेदर, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वॉज नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। तुमसे हम मांग रहे इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, तुम बोल रहा है रात को हम पालक खाए थे, हमको उससे क्या लेना देना, हमको ऑडिट करना है, हम जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं वो दो। तुम बोले हम दिए थे तो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, रात को 10 बजे आए थे, पी के 2 बॉटल चढ़ा के आए थे, गड्ढा में गिरे थे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा है कि वेदर, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वॉज नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। मिला है कि नहीं मिला है, अगर मिला है तो वहीं तक चुप हो जाना, अगर नहीं मिला है इफ नॉट रिसीव देन डिटेल बताओ कि उस इंफॉर्मेशन के ना मिलने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इम्पैक्ट हुआ है। भाई इससे अच्छा हम नहीं कर पाएंगे, क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से। तो वेदर, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच वॉज नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ ऑडिट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, इफ नॉट रिसीव्ड इट्स इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ आ रहा है। तो पहला हेडिंग ही है क्या, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। नंबर 2 बोलता है कि तुमने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है कि नहीं, है कि नहीं। वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज रिक्वायर्ड बाय। बुक्स बनाए भैया, एक खाता में लिखे है बड़ा बाजार, वो खाता नहीं चलेगा, एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, इस लिखने में मजबूर हो गया वो। बुक्स तो तुम लोग कुछ भी बना रहे हो, इससे इतना माल मिलेगा। तुम लोग का तो जो बड़ा बाजार में धंधा होता है वहां ऑडिटर आके अकाउंट्स बनाता है, पहले वो ठीक करता है, तुम तो कचरा करके रखे हो, फिर उसी को ऑडिट कर देता है, तुम लोग भी खुश होते हो, वाह ऑडिट डन। डन है, छापा मारेंगे अकेले संडे कम पड़ जाएगा, बड़ा बाजार में नाम नहीं लेंगे, बस छापा मारे जीएसटी के लिए। नकली आईटीसी निकला 13 करोड़ का, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट 13 करोड़, नकली आईटीसी, मतलब इनपुट मिलना नहीं चाहिए, 13 करोड़ घपला है। हुआ क्या, कुछ हुआ, कुछ नहीं। 1 करोड़ हम खाए, 3-4 करोड़ बाकी खाया। ये वीडियो नहीं मिलेगा। जब हम कुछ इमोशनल हो ना तो रोक दिया करो, समझ। ब्लैकमेल करेगा तू मेरे को। वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना दिए हो, घूमे जा रहा है वो, कभी उसके घर कभी इसके घर, किसके पास है पता नहीं है। ऑडिटर बोला बुक्स दीजिए, हम दिए थे किसी को, मांग के लाते हैं, किसको वो याद नहीं, दिए थे। डन है क्या। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो बना रहे हो, प्रॉपर डिटेल विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट हैव बीन रिसीव फ्रॉम द ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, उस कंपनी का बहुत सारा ब्रांचेस हो सकता है। मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं, ये तभी समझ आएगा। मान लो ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड का ऑडिटर मान लो ये बच्ची है सीए सलोनी, ठीक है। सीए कौन है बोलो, सलोनी ऑडिटर है। डन है। अब ए लिमिटेड का ऑडिटर कौन है ये, अब ए लिमिटेड के 3 ब्रांचेज है, एक है ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। 3 ब्रांचेज है इसके। कितने ब्रांचेज है बोलो, 3 ब्रांचेज है। डन है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेन कंपनी का ऑडिटर होता है ना, उसी के पास पावर रहता है ब्रांच का भी ऑडिट करने का, ठीक है। लेकिन एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अगर उसका वेरियस ब्रांचेस है तो वेरियस ब्रांचेस में जाके क्या करना, ऑडिट करना। एम आई क्लियर विद दिस, येस और नो। अब ध्यान से समझिए,
जब हम यहाँ पे इस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं, मान लो हम ब्रांच 2 और ब्रांच 3 में जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस कंपनी का ही ना ब्रांचेज है, तो जब हम इस कंपनी का ऑडिट करेंगे मेरे को इन दोनों का भी तो इंफॉर्मेशन लगेगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ब्रांचेस से आपको इंफॉर्मेशन मिला क्या ऑडिट करते वक्त जिस ब्रांच में विजिट नहीं किए थे, क्योंकि अगर आप ब्रांच में विजिट किए तो आप ही के पास इंफॉर्मेशन है। समझ आ रही है? ये लाइन पढ़ो, देखो वेदर, देखो बच्चा, प्रॉपर डिटेल क्या लिखा है बोलो, प्रॉपर डिटेल विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट have been received from the branches not visited by him. Am I clear with this? Am I clear with this? ए भाई कहाँ खो रहे तुम, चल झूठा, इसके पहले किसका याद में था, एकदम नीचे देख रहा था जमीन में, हमको नहीं दिखा, क्या सजा रहा जमीन में भाई, चल झूठा। ध्यान दे, अखियों से गोली मार रहा पता नहीं किसको, क्या देखा भाई, तुम ही हमको क्या पता, उसका पैर वैर देख रहा है, क्या देख रहा पता नहीं। ध्यान दे इधर, अभी कुछ मत देख, इधर देख, बाद में अपना सपना सजा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से, यहां तक क्लियर हुआ? तो वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एज रिक्वायर्ड बाय लॉ and have been kept by the company. Proper detail which is necessary for the purpose of audit have been received from the branches not visited by him. दो तो ड्यूटी टू रिपोर्ट पढ़े, नंबर 1 पढ़े whether information and explanation which was necessary for the conduct of audit have been received or not. If not received then its impact on the financial statement. फिर नंबर 2 क्या पढ़े, whether proper books of accounts as required by law have been maintained and kept by the company. Proper detail from the branches not visited by the auditor at the time of doing audit. समझ आ रहा है? आप अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, कीवर्ड्स याद रखिए। डन है? नंबर 3, हाँ, नॉर्मली हर ब्रांचेज में मिटा दिया, हर ब्रांचेज का रूल है, हर ब्रांचेज का क्या रूल है ध्यान से समझो। जो ब्रांच है उसका ऑडिटर एक ही होता है, मेन कंपनी, लेकिन उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि अपना ब्रांच सब ब्रांच में जाके ऑडिट कर पाए। हल्दीराम को कुछ फ्रेंचाइजीज होते हैं, कुछ ब्रांचेज होते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही ऑडिटर सबका करे, तो उस समय दूसरा ऑडिटर जाके ऑडिट कर सकते हैं। डन है क्या? मैं आपको बताता हूँ ब्रांच ऑडिट का रूल, सुनो क्या मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रांच ऑडिट का रूल। अब याद रखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, अब ये जो कंपनी है कहाँ का है, ठीक है, अब हो क्या रहा है, इसका 3 ब्रांच है, ठीक है, इसका तो अपना ये बच्ची ऑडिट कर रही थी, डन है क्या? अब इसी का ड्यूटी बनता है बाकी ब्रांच में ऑडिट करने का। तो कितना ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। ब्रांच 3 जो है वो सिंगापुर में है, ठीक है। अब ब्रांच 1 और ब्रांच 2 जो दोनों हैं वो कोलकाता में ही है, ठीक है। अब नॉर्मल रूल क्या है कि जो मेन कंपनी का ऑडिटर है वही ऑडिट करेगा ब्रांचेस में जाके, ठीक है। लेकिन क्या पॉसिबल होता है क्या आप हर ब्रांच में जाके ऑडिट कर पाए? आप अपनी कंपनी को ऑडिट करते करते मर जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे, फिर आप ब्रांच का ऑडिट शुरू करेंगे। प्रैक्टिकली पता है सब फ्रॉडुलेंट होता है, हम लोग बताते हैं ऑडिट ऐसे नहीं होता है। एक्चुअल में ऑडिट होना क्या चाहिए, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो तब ऑडिट शुरू होना चाहिए, यही रूल है ना। कुछ नहीं फॉलो करता है लोग, मंथ वाइज जो भी स्टेटमेंट बना है उसको लोग ऑडिट चेक करके हटाते जाता है। ये इलीगल प्रैक्टिस है जो चले आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कस्टमरी प्रैक्टिस। क्या बोलते हैं? कस्टमर। हर सीए फॉर्म धंधा जो खोला है यही करता है, मई जून जुलाई ऑडिट करेगा, ठीक है, यही फैक्ट है। जैसे कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, सितंबर। अभी जिस बाई चांस उसका कोई क्लाइंट कंपनी है, मीटिंग ड्राफ्ट नोटिस सब कर रहा होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, अब जैसे कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अभी तो आएगा नहीं, एंड होने वाला है, ऑडिट कर चुका है, सितंबर तक का पूरा ऑडिट कर चुका है। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होगा, मतलब 31 मार्च को,
उसका अप्रैल तक ऑडिट हो गया होगा, क्योंकि उसको एक जन को ऑडिट नहीं करना है, उसको नंबर ऑफ क्लाइंट्स को ऑडिट करना है। और अगर सबका वो 1 अप्रैल से चालू करेगा कहाँ से कर पाएगा? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? इधर आओ। ब्रांचेस, एक तो है ब्रांच 1 और एक क्या है ब्रांच 2, ठीक है, दोनों ही कहाँ पे? कोलकाता में। तो ये बंदी अगर इसका यहाँ इसके यहाँ जा रही ऑडिट करने तो जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, लेकिन वो नहीं गई अगर, तो इस ब्रांचेस का ऑडिट कौन करेगा? पहले विद इन इंडिया का बात करते हैं। विद इन इंडिया में एनी पर्सन ऑडिट कर सकता है जो क्वालिफाइड अंडर सेक्शन सीए और वो पूरा रूल्स, ठीक है, वो करेगा। अब जो सिंगापुर में है आइदर ये करेगी या फिर एनी पर्सन क्वालिफाइड अंडर लॉ ऑफ दैट कंट्री, उसके लॉ के अनुसार जो क्वालिफाइड है वो करेगा। Am I clear with this? ये होता है ब्रांच ऑडिट रूल। इसको क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑडिट। कंपनी का जो ऑडिटर है वो ब्रांच का ऑडिट आराम से खुले में कर सकता है, उसको क्वालिफिकेशन का वापस जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे वही जो यहाँ के अंडर क्वालिफाइड है और बाहर वाले का बाहर के। Am I clear with this? तो बच्चा लोग यहाँ तक आपको कोई कंसेप्ट में डाउट हुआ तो बताइए। यहाँ तक कोई कंसेप्ट में डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो ध्यान से समझिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये 2 पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर 3, 4 क्या बोल रहा है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट मैच होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मैच होना चाहिए किससे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट इज द फर्स्ट प्राइमरी एंट्री, फर्स्ट प्राइमरी जिसको आप जर्नल बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्राइमरी एंट्री होता है। उसी से हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। उसी से हम लोग क्या बताते हैं? पीएल। तुम्हारा बुक्स ऑफ अकाउंट कुछ और बता रहा है, पीएल कुछ और बता रहा है, बैलेंस शीट कुछ और बता रहा है। तो ऑडिटर का ड्यूटी बोलता है रिपोर्ट करने के लिए कि जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो एकदम मैच कर रहा है किससे? बोलो, बुक्स ऑफ अकाउंट से। समझ आ रहा है? नंबर 4 मैच फिर से करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच करना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच होना चाहिए किससे? अकाउंट। 2 ठो जोड़ी है, 2 ठो कपल है, एक कपल एक ट्रिपल है, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लाई होना चाहिए, ठीक है। फिर एक साइड क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट मैच होना चाहिए। डन है क्या अच्छी तरह से? अच्छा, 5th नंबर देखो, तुम लोग जानते हो ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी फ्रॉम दोज ब्रांचेस नॉट ऑडिटेड बाय कंपनीज ऑडिटर। अगर कोई भी ब्रांच है जिसका ऑडिट कंपनी का ऑडिटर नहीं कर रहा है, जिसका ऑडिट कंपनी का ऑडिटर नहीं कर रहा है, तो उसको एटलीस्ट ऑडिट रिपोर्ट तो मिल जाए। बोलने का मतलब है हम ब्रांच 1 और ब्रांच 2 में ये बच्ची की है, सीए गीतू ऑडिट की है, ठीक है ना। ये दोनों ऑडिट कौन किया है? सीए गीतू की है। तो ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई होगी, ऑडिट रिपोर्ट क्या बनाई होगी, तो ये ऑडिट रिपोर्ट इसको मिल जाना चाहिए। समझ आ रहा है? तो वही वो लिखा है कि ऑडिटर बताओ तो तुमको ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट मिला है कि नहीं मिला है, जिसमें तुम ऑडिट नहीं किए। तो 5 तो पढ़े, बताओ तो 5 क्या क्या है? whether information and explanation which are necessary for the conduct of audit has been received or not. If not received, then its impact on financial statement. Number 2, whether proper books of accounts have been maintained as required by law. Proper detail from those branches not visited by auditor, company's auditor. Done है? Number 3, whether profit and loss account and balance sheet are in compliance with books of accounts. Whether financial statement is compliance with अकाउंटिंग स्टेटमेंट। डन है? ने भी साला मेरा भी रॉन्ग कराएगा, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है। डन है? 5th नंबर क्या है? ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनीज ऑडिटर फ्रॉम दैट ब्रांचेस नॉट विजिटेड बाय हिम। डन है क्या? आ जाओ, छोटा छोटा बेटा हो गया, घर जाएंगे फिर नागिन बनेंगे। इधर आओ, नागिन बनेंगे मतलब पेट में लोटपोट करना। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट, ऑब्जर्व करना है। क्या करना है बोलो? ऑब्जर्व।
जैसे वो ऑब्जर्व कर रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है। तो द ऑब्जर्वेशन और द कमेंट, द ऑब्जर्वेशन और द कमेंट किसका और किसका, ऑब्जर्वेशन और कमेंट, ऑब्जर्वेशन और कमेंट किसका, ऑडिटर का। क्या चीज पे, ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन और कमेंट, बोलो द ऑब्जर्वेशन और द कमेंट किसका, ऑडिटर का। किस पे, ट्रांजेक्शन पे, जिस पे क्या होने वाला है, एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है, ऑडिटर बताओ तो, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो कंपनी इंटर किया है। वंस मोर, ऑडिटर प्लीज बताओ, ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो कंपनी इंटर किया है और जिसके एंटर करने से उस पर क्या होने वाला है, एडवर्स इफेक्ट होने वाला है। अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है तो उस ट्रांजेक्शन पे तुम अपना कुछ ऑब्जर्वेशन दो, कुछ कमेंट दो। एम आई क्लियर विद दिस? ऐसा कोई ट्रांजेक्शन है जो कंपनी इंटर किया है जिस पे एडवर्स इफेक्ट होने वाला है, और अगर है तो उस पे क्या दो तुम, ऑब्जर्वेशन दो या फिर कमेंट दो। डन है क्या अच्छी तरह से? डन है? नहीं समझ आया तो ये भी हम बोलेंगे। क्या समझ नहीं आया बोल? हाँ, एडवर्स मतलब जिससे गलत फायदा उठने वाला है, कंपनी का कुछ गलत होने वाला है, उसको बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट। कंपनी कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन के एग्जांपल देते, कंपनी ना लोन दिया फ्री में बिना कोई इंटरेस्ट के, तो ये गलत है ना, एडवर्स इम्पैक्ट है ना। अगर ऐसा हुआ है तो ऑडिटर को रोकना नहीं है, पैसा क्यों दिया, उस कमेंट, उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन पे क्या देना है, ऑब्जर्वेशन और कमेंट देना। डन है? पूछ ले भाई, पैसा दिया है। डन है क्या? अब 7 नंबर पॉइंट, कुछ चीज़ हम इग्नोर कर रहे हैं बट आप लोग को ठीक करना पड़ेगा। आप लोग का बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग है, ठीक है। इग्नोर नहीं, मन मत आओ, वीडियो देख लो, वो बेटर है कि नहीं बोलो? क्योंकि मेरे को एनर्जी किससे मिलेगा, तुम लोग से, और तुमको भी मेरे से ही मिलेगा, है ना। तुमको लग रहा है घर में रहो, क्या कर रहे हैं, मेरे पे एहसान मत कर पागल, तुमको पढ़ना है, मेरे पे थोड़ी ना एहसान करना है। लेटे रहो एकदम बिस्तर में, हिलना ही मत, मौत हो जाए ऐसा लेटे रहो, हिलना मत। कोई बगल वाला पूछे ऐसा फील होना चाहिए। तुम लोग ना ठीक से सो पाता है ना कुछ कर पाता है, कुछ कर पाता मतलब पर्सनली नहीं बोल रहे। इधर 7 बस बस बेटा। वेदर एनी डायरेक्टर हैज बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2). ए ऑडिटर बता तो, जिस कंपनी को ऑडिट कर रहा है उस कंपनी का डायरेक्टर क्या डिस्क्वालिफाइड हुआ है अंडर सेक्शन 164(2)? अब जिसको याद नहीं है, होता है ऐसा कुछ, होता है, याद नहीं होने बेटर है 164(2) लिख दे। लेकिन हम इसलिए बता दे ताकि तुमको ना लगे कि हमको खुद नहीं आता है, ठीक है। तो सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 बेटर है ना भाई, तुम लोग डिस्कस करेगा, पता उनको नहीं आता था ये। तो 164 सब सेक्शन 2 क्या है, ध्यान से सुनो। सेक्शन 164 सब सेक्शन 2 बोलता है, तुम लोग को याद आ जाएगा, पढ़ा है हुआ है, कि एक डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है अगर वो पिछले 1 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न का फाइलिंग नहीं करता है। याद आ रहा है? अब ये पहले था 3 साल, इसको अभी कर दिया है 1 साल। डन है क्या? अब यहाँ पे आप लोग जब पढ़े थे, आप लोग मतलब अभी आप लोग जब तक जून 24 तक 3 साल चलेगा, लेकिन जैसे ही दिसंबर 24 आएगा, अभी हमको नहीं लगता उतना लंबा चलेगा तुम लोग का, होप सो यहाँ तक तुम, ठीक है। तो अब हम लोग जो पढ़े हैं, हम लोग को एग्जाम वैसे अपने ऑडिट में आपको 3 साल 2 साल कुछ नहीं लिखना, आपको सिंपल सा लिखना है डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164(2). तुमको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है क्योंकि उसको खुद भी नहीं आता, इसलिए यही लिख के छोड़ दिया है। डन है? हम लोग को आता है। नेक्स्ट, कोई भी तरह का क्वालिफिकेशन, रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क, ये तीनों ही सिनोनिम है। तीनों ही क्या है, सिनोनिम है। और क्यूट वे में बोले, यही बोलने मांग रहा है वो यही बोलने मांग रहा है कि आप कमेंट करो रिलेटिंग टू व्हाट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स। अगर आपको लगता है मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स थोड़ा अच्छा से हो सकता था, थोड़ा और ठीक हो सकता था, तो उस पर आप क्या दो, प्लीज कमेंट। डन है? अच्छा, ए ऑडिटर बताओ तो, कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है कि नहीं है?
याद करो, हम आपको फर्स्ट क्लास बताए थे, इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा रहता है तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम रहता है कि नहीं? तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि ऑडिटर बस इतना बताओ, कंपनी के पास एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है, तो बस इतना बता दो, रिलेटेड टू व्हाट? फाइनेंशियल सिस्टम। पैसा का हिसाब उसाब सही से होता है कि नहीं होता है? ये जो तो पैसा देता है इधर उधर होता है, कुछ हिसाब नहीं है। डन है क्या? और एनी अदर मैटर मे बी प्रिस्क्राइब। कितना मैटर प्रिस्क्राइब किया? 3। बस बेटा घर जाएंगे, ये 3 करते हैं। घर ये आ जाओ, घर जाना हम लोग, आ जाओ। हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्लास कॉफी पिलाएंगे तुम लोग को, ठीक है? क्या तुम निशाना देख के ठीक कर, ठीक हो रहा है तो फिर आज ध्यान कहीं और है। ब्रेकअप हुआ है क्या कल रात? बस पर्सनल है वो, कुछ हुआ है तुम लोग पूछ रहा मुझसे। वेदर द कंपनी हैज डिस्क्लोज द इम्पैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन ऑन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक कंपनी अगर लीगल चला गया ना, लीगल प्रोसीडिंग में, उसका भयंकर इम्पैक्ट होता है, ठीक है? मेरे अंदर 100 क्लाइंट्स है रिलेटेड टू 138 बाउंसिंग ऑफ चेक। लूट जाता है बेचारा लोग, जितना चेक अमाउंट बाउंस नहीं हुआ उतना तो हम ही लोग बिल कर दिए हैं, ठीक है? कब रियलाइज होगा लोग, हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी लेकिन जिद में, ईगो होता नहीं, ईगो नहीं, हम लड़ेंगे सामने वाले से, तो होता है कभी कभी। तो ऑडिटर कंपनी मतलब गवर्नमेंट बोलता है ऑडिटर को कि ऑडिटर अगर उस कंपनी का कोई पेंडिंग लिटिगेशन है, पेंडिंग लिटिगेशन मतलब पेंडिंग केसेस, तो प्लीज उस लिटिगेशन के कारण उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो भी बताओ। पेंडिंग लिटिगेशन मतलब हो सकता है कंपनी का करोड़ों रुपया अटका हुआ हो, अगर वो केस जीत गए तो करोड़ों रुपया आएगा, समझ आ रहा है? वो भी बताओ अगर ऐसा कुछ है, समझ आ रहा है अच्छी तरह से? आप सपोज करो फॉर एग्जाम्पल दे रहे, अभी मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ठीक है? अभी हम बस पढ़ा रहे मान लो, लेकिन जैसे ही हम लोग आप सबसे मेरे को फीस मिलेगा तो मेरा क्या हो जाएगा? कंडीशन ठीक हो जाएगा। यही वो बता रहा है पेंडिंग लिटिगेशन, कि अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है तो उसका इम्पैक्ट बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइदर पैसा जाने वाला होगा या पैसा आने वाला होगा, आइदर तुम ही साला नीच है, तुम्ही को पैसा देना है, या तुम्ही को पैसा मिलना है, दो ही हो सकता है। तुम ही अगर क्राइम किया तो तुमको देना पड़ेगा, और तुम अगर एक विक्टिम है तो तुमको पैसा मिलेगा, वो बताना पड़ेगा। अच्छा, कंपनी क्या कोई प्रोविजन बना के रखा है क्या जो लॉ में जरूरत है फॉर मटेरियल फोर्सेबल लॉसेस? पीबीडीटी याद है? प्रोविजन फॉर बैडफुल एंड डाउटफुल डेट। ये क्या है? प्रोविजन। अगर कंपनी को दिखता है कि एक लॉस होने वाला है तो उसका प्रोविजन बना के रखा है, तो पैसा इकट्ठा करके वो, समझ आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्या बोलता है? वेदर देयर हैज बीन डिले इन ट्रांसफरिंग अमाउंट which is due to investor education and protection fund. Let me discuss you. There is a concept known as what? There is a rule कि once the dividend has been declared, it must be paid within 30 days. ठीक है, डिविडेंड पे कर दीजिए। अगर डिविडेंड पे करते वक्त कोई अनक्लेम डिविडेंड रह गया है तो अनक्लेम डिविडेंड का एक अकाउंट बनाइए, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, उसमें वो पैसा डाल दीजिए। 7 साल तक वेट करेंगे शेयर होल्डर लोग का, 7 इयर्स तक, ठीक है, कि वो डिविडेंड लेने आ जाए। 7 साल में अगर वो डिविडेंड नहीं ले पाया तब वो पैसा डालते हैं कहाँ पे बोलो? इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में। तो ऑडिटर मेरे को बताओ तो कि डिविडेंड 7 साल बाद ये लोग डिपॉजिट किया है कि नहीं, और क्या उन लोग में क्या हो रहा है बोलो? डिले। समझ आ रहा है बच्चा लोग? तो दिस वॉज वॉट? ड्यूटी टू रिपोर्ट। मैंने ईच एंड एवरीथिंग बहुत टेक्निकली समझा दिया, आपको इसको चीनी लगा के पूरा चाटना पड़ेगा अल्टीमेट लेवल में, ठीक है ना? तो हो जाएगा आपका। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाओ घर जाके एकदम उठना मत एकदम।